गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आप लोगों ने मुझसे कहा था कि मैं सामाजिक विज्ञान का भी जो असाइनमेंट मिला है आपको उसका वीडियो बनाऊं, तो मैं उसका वीडियो बनाकर आप लोग के लिए लेकर आया हूं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। लेकिन मैं चाहूँगा कि आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर नहीं किए हैं तो, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। और हाँ, लाइक भी कर दीजिएगा। वीडियो देखते हो लाइक नहीं करते यार, लाइक कर दीजिएगा। अच्छा लगेगा तो कमेंट भी कीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो आप लोग का पहला क्वेश्चन है, प्रतिदिन के कचरे का दोबारा उपयोग किस प्रकार कर सकते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। तो प्रतिदिन के कचरे का दोबारा उपयोग निम्न प्रकार कर सकते हैं। कागज़ के टुकड़े, देखो कागज़ के टुकड़े का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। इन टुकड़ों को भिगा कर रखें, अच्छे से कूट लें, जब लुगदी तैयार हो जाए तो उससे गत्ता या सजावट की चीज़ें भी बना सकते हैं। देखो कागज़ के टुकड़े हम लोग जब कुछ सामान खरीदते हैं तो उसमें मिलते हैं कागज़ के टुकड़े, है ना, उसका इस्तेमाल के लिए बताया गया है। दूसरा, चाय पत्ती, चाय पत्ती को धोकर सुखा लें, इसका प्रयोग सुखाकर खाद के रूप में कर सकते हैं, ठीक है। देखो इसको सुखाकर खाद के रूप में करना है, चाय पत्ती को ना सुखाने के बाद दोबारा चाय नहीं बनाना है। ओके। तीसरा है, सब्जियों के छिलके, सब्जियों के डंठल व छिलकों को सुखा लें, फिर बारीक पीस कर खाद के रूप में प्रयोग में ला सकते हैं। दूसरा काम ये भी कर सकते हैं कि डायरेक्ट अगर हमारे पास कंपोस्ट खाद तैयार करने वाला अगर गड्ढा है तो उसमें डाल दो, ठीक है। अगर गांव में है तो फिर तो दिक्कत ही नहीं है। क्यों दिक्कत नहीं? क्योंकि जो गांव में है तो जो बाकी वेस्ट चीज़ बच जाता है या तो उसको गाय खा लेते हैं, गाय बैल, या फिर उसको हम लोग किस में डाल देते हैं, घुरवा में डाल देते हैं, ठीक है। अभी छत्तीसगढ़ सरकार का योजना है ना, नरवा गरवा घुरवा और बारी, तो घुरवा में डाल दोगे तब भी हमको उसको खाद के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। चौथा है, वृक्ष के पत्तियाँ, ज़मीन में गड्ढा खोद कर उसमें वृक्ष की सूखी पत्तियाँ डालते जाएं, धीरे धीरे ये सूख कर मिट्टी के रूप में बदल जाए तो उसे पेड़ों के में खाद के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। ओके, ये हो गया आपका चार्ट हो, जो मतलब 4 पॉइंट हो गया आपके पहले प्रश्न क्वेश्चन दूसरा, का। क्या विद्युत उत्पादन के लिए हमें कोयले पर निर्भर रहना चाहिए? इसके क्या क्या विकल्प हो सकते हैं? तो उत्तर, हालांकि हमारे देश में आज सबसे अधिक विद्युत उत्पादन ताप विद्युत से ही हो रहा है, जहां हम कोयले पर निर्भर हैं, लेकिन विद्युत उत्पादन के लिए कोयले पर निर्भर रहना उचित नहीं है, क्योंकि कोयला एक अनवीकरणीय संसाधन है और यह प्रदूषण भी फैलाता है। अतः हमें अन्य विकल्पों पर विचार करना चाहिए। इसके विकल्प हैं: पहला, जल विद्युत। जल विद्युत एक प्रदूषण रहित बिजली उत्पादन की पद्धति है जिसकी देश में बहुत संभावनाएं हैं। अब संभावनाएं इसकी कहाँ कहाँ पे है? जहाँ पे बांध है। और बांध कहाँ पे बनता है? जहाँ पे ऊंचा स्थान हो, ठीक है, जहाँ पे पानी संग्रह करके रखते हैं। जब टरबाइन को खोलते हैं, ठीक है, सॉरी, जब बांध के गेट को खोलते हैं तब क्या होता है, पानी तेज़ी से आता है तो उसके नीचे जो लगी टरबाइन है वो तेज़ घूमती है, जिससे क्या होता है, विद्युत उत्पन्न होता है। ओके। दूसरा है पवन ऊर्जा। पवन ऊर्जा एक असमाप्त स्रोत है। पवन चक्कियों का उपयोग अनाज पीसने और जल निकालने के लिए चिरकाल से चला आ रहा है। वर्तमान पवन चक्कियों में तीव्र गति से चलती हवाएं पवन चक्की को घुमाती है, जो विद्युत उत्पादन करने के लिए जनरेटर से जुड़ी होती है। तीसरा पॉइंट है आपका परमाणु ऊर्जा। परमाणु ऊर्जा प्राकृतिक तौर से प्राप्त रेडियो सक्रिय पदार्थ जैसे यूरेनियम और थोरियम के परमाणुओं के केंद्रक में संग्रहित ऊर्जा से प्राप्त की जाती है। इसके अलावा भूतापीय ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा एवं बायोगैस ऊर्जा भी अच्छे विकल्प हैं। आप सोच रहे होंगे कि ये भूतापीय और ज्वारीय ऊर्जा क्या है। तो भूतापीय ऊर्जा के लिए बता दूं, जिसको हम लोग हॉट स्पॉट बोलते हैं इंग्लिश में। इसमें क्या होता है, ज़मीन के में कहीं हमको एक ऐसा छिद्र मिल जाता है जहाँ से गर्म हवाएं निकलती है या गर्म वाष्प निकलता है। असल में वो गर्मी कहाँ से निकलती है? पृथ्वी के केंद्र की ओर से, क्योंकि हम जानते हैं कि पृथ्वी के अंदर जो है कितनी सारी ऊर्जा है, गर्मी है, संचित है वो, ठीक है। वो इतना गर्मी है उधर, तापमान इतना ज़्यादा है कि वहाँ लोहा और निकिल भी पिघले हुए रूप में मिलते हैं। तो वही गर्मी जो है कहीं से एक ऐसा छिद्र मिल जाता है जिससे क्या होता है, वो गर्मी बाहर निकलती है उष्मा के रूप में। तो जब उसका पता चलता है तो उसका इस्तेमाल किसके लिए होता है? जो है विद्युत जनरेट करने के लिए। इसीलिए इसको बोला गया है भूतापीय ऊर्जा। फिर दिया है ज्वारीय ऊर्जा। तो समुद्र के किनारे जो लहरें उठती है उससे जब विद्युत उत्पन्न किया जाता है वो कहलाता है ज्वारीय ऊर्जा। इसको हम बाद में और डिटेल से पढ़ेंगे साइंस में। आपका अगला क्वेश्चन है, नवीकरणीय संसाधन और अनवीकरणीय संसाधन में क्या अंतर है? नवीकरणीय संसाधन और अनवीकरणीय संसाधन में अंतर। नवीकरणीय संसाधन,
नवीकरणीय संसाधन वे संसाधन हैं जो शीघ्रता से नवीकृत अथवा पुनः पूरित हो जाते हैं। इसमें से कुछ असीमित हैं और उन पर मानवीय क्रियाओं का प्रभाव नहीं होता, जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा। लेकिन फिर भी कुछ नवीकरणीय संसाधनों जैसे जल, मृदा और वन का लापरवाही से किया गया उपयोग उनके भंडार को प्रभावित कर सकता है। जल असीमित नवीकरणीय संसाधन प्रतीत तो होता है, फिर भी जल भी कमी और प्राकृतिक जल स्रोतों का सूखन आज विश्व के बहुत से भागों की एक समस्या है। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे समझने वाली बात है कि क्या क्या चीज़ें हैं जो हमको नवीकरणीय तो लगती है, ठीक है, लेकिन वो जो है इतना सीमित है कि उसका इस्तेमाल के वजह से वो कुछ ज़्यादा ही उसका दोहन हो जा रहा है। ठीक है, जैसे जल। अब आते हैं अनवीकरणीय संसाधन। अनवीकरणीय संसाधन वे संसाधन हैं जिनका भंडार सीमित है। भंडार के एक बार समाप्त होने के बाद इनके नवीकृत अथवा पुनः पूरित होने में हजारों वर्ष लग सकते हैं। यह अवधि मानव जीवन की अवधि से बहुत अधिक है। इस प्रकार के संसाधन अनवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं, जैसे कोयला, पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस इसके कुछ उदाहरण हैं। आपको पता होगा कि कोयला और पेट्रोलियम पदार्थ कैसे बना है। जब प्राकृतिक आपदा आई हजारों लाखों वर्ष पहले, तब उसमें जितने जंगल थे, पेड़ पौधे थे, साथ ही साथ जो जीव जंतु थे वो दब गए और हजारों टन मिट्टी के अंदर दबे होने से उस पर भारी दबाव पड़ा और साथ ही साथ पृथ्वी के गर्भ से भारी तापमान उसको सहन करना पड़ा। इस तरह से हजारों वर्षों तक भारी दबाव और भारी तापमान में रहने से जितने पेड़ पौधे थे, जंगल थे, वो कोयले में परिवर्तित हो गए और जो जीव जंतु थे वो सब पेट्रोलियम पदार्थ में परिवर्तित हो गए। ठीक है, अब आपका अगला क्वेश्चन आता है, उद्योग की स्थापना के लिए कौन कौन से सार्वजनिक हित को ध्यान में रखा जाना बेहद ज़रूरी है। तो इसके लिए पढ़ना है इसको, आप इसको पॉइंट वाइज लिख सकते हैं, इसमें हेडिंग में लिखा है। ठीक है, मेरा भाई इसको लिखा है, तो मैं आप चाहूँगा कि आप इसको पॉइंट वाइज लिखें। जैसे उद्योगों की स्थापना के लिए खदानों का दोहन खदान क्षेत्र के बंद होने के पश्चात के लक्ष्यों को ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए। इसके तहत खदान भूमि को दोहन पूर्व की स्थिति में लाना अथवा उसे अन्य उत्पादन कार्य के लिए उपयोगी बनाना प्रमुख लक्ष्य है। अब इसमें समझना कि कई बार आप देखे होंगे जो पहले पुराना फैक्ट्री था लेकिन आज वो बंद हो चुका है, लेकिन अब बंद हो चुका है तो उसके आसपास कोई भी काम या उस फैक्ट्री के अलावा कोई भी दूसरा काम वहाँ पर नहीं होता, क्योंकि वहाँ का वातावरण इतना प्रदूषित और ज़मीन बंजर हो चुका है कि वहाँ पे दूसरा काम करना मुश्किल हो गया है। ठीक है, तो इसी को ध्यान में रखते हुए कि अगर फ्यूचर में कभी फैक्ट्री बंद होता है तब फिर आगे क्या कर सकते हैं उसका ध्यान रखते हुए कार्य करना चाहिए। इसके तहत अब इसको पॉइंट पहला डालकर लिख सकते हो। ठीक है, इसके तहत खदान भूमि को दोहन के पूर्व की स्थिति में लाना अथवा उसे अन्य उत्पादक कार्य के लिए उपयोगी बनाना प्रमुख लक्ष्य है। अब एक देखो, सॉरी इसको दोबारा मैं भूल गया। अब सर्वप्रथम पहला पॉइंट, सर्वप्रथम खदानी क्षेत्र की ऊपरी मिट्टी की परत को खनन के पश्चात पुनः वनीकरण के लिए अत्यंत आवश्यक है। वहाँ वृक्षारोपण करना होगा। साथ ही क्षेत्र की जैव ईंधन को बनाए रखते हुए छोटे छोटे क्षेत्रों में वन लगाए जाएं, जो कि खदान क्षेत्र की पारिस्थितिक पुनर्वास के लिए उपयोगी है। ठीक है, हो गया। फिर अगला पॉइंट है, खदानी क्षेत्रों में मिट्टी के कटाव को हरी घास के सुरक्षात्मक कवच द्वारा बचाया जा सकता है। अगला पॉइंट है, कुल मिलाकर खनिज के उपयोग से संबंधित नीति से बढ़ते उत्पादन, स्थानीय लोगों की ज़रूरतों और पर्यावरण की सुरक्षा, इन सब बातों के बीच संतुलन बनाए रखना जरूरी है। ठीक है, इस तरह से 3 पॉइंट हो गए। चाहो तो आप 4 पॉइंट में भी इसको डिवाइड कर सकते हो। ठीक है, तो 4 पॉइंट लिख लेना बेटर होगा। अब 4 पॉइंट कौन कौन से होंगे मैं आपको बता देता हूँ। जैसे यहाँ पे लिखा था कि यहाँ साथ ही क्षेत्र की जैव ईंधन को बनाए रखने के लिए, तो आप इसको दूसरा पॉइंट में डाल सकते हो। ठीक है, अब आता है आपका 5वां क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसका आंसर आपको नहीं मिला होगा, तो इसका आंसर मैं आपको बताऊंगा। लेकिन मैं चाहूँगा कि अगर आप इस वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कीजिए। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो वो भी कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आपके 5वें क्वेश्चन का आंसर, किसी भी स्कूल के विकास का परिचायक केवल परीक्षा फल ही नहीं होता, अपितु उसके पीछे और भी कारण होते हैं जिसे निम्न बिंदुओं के आधार पर मापा जा सकता है। अर्थात विकास के संकेतक निम्न है। पहला पॉइंट है, शिक्षक एवं छात्रों के बीच तालमेल। किसी भी विद्यालय में यदि शिक्षक एवं छात्रों के मध्य संबंध एवं तालमेल उचित हो तो छात्र में विकास सहज ही होता है, क्योंकि छात्रों में किसी भी प्रकार की झिझक नहीं होती कोई भी प्रश्न करने में।
ठीक है। और जाहिर सी बात है, अगर वो जितना ज़्यादा प्रश्न करेगा उतना ही उसके डाउट क्लियर होंगे, तो उतना ही ज़्यादा उसका विकास होगा। दूसरा है अनुशासन। छात्र जीवन में अनुशासन अति महत्वपूर्ण तत्व होता है। जो छात्र अनुशासित होता है वह निश्चय ही विकास के पथ पर अग्रसर होता है। तीसरा, शिक्षकों की भूमिका। छात्र जीवन में बच्चे कच्ची मिट्टी की तरह होते हैं, जिसे कुम्हार कोई भी आकार दे सकता है। ठीक वैसे ही शिक्षक बच्चों को जैसा शिक्षा देंगे, उनकी भूमिका जितनी अच्छी होगी, छात्रों एवं स्कूल का विकास उतना ही उत्तम होगा। चौथा पॉइंट है मूलभूत सुविधाएं। किसी भी स्कूल के लिए यह अति महत्वपूर्ण है कि उसके समस्त छात्रों एवं शिक्षकों के लिए मूलभूत सुविधाओं का ध्यान रखा जाना चाहिए, जैसे कॉपी पुस्तक, बैठने की पर्याप्त व्यवस्था एवं ब्लैक बोर्ड या वाइट बोर्ड इत्यादि हो। इसमें क्या है कि जितने भी हमारे पास सुख सुविधाएं जितना ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा विकास होगा, और जो मूलभूत सुविधाएं हो पांचवा तो पॉइंट बहुत है ज़रूरी आपका है। ठीक है। सर्वांगीण विकास के लिए खेलकूद। ये आपको लिखित रूप में नहीं मिलेगा, आपको बस आवाज़ सुनकर लिखना है। तो हेडिंग है सर्वांगीण विकास के लिए खेलकूद। छात्रों के लिए पढ़ाई जितना आवश्यक है उतना ही आवश्यक खेलकूद भी होता है। ठीक है, जितना आपको खेलकूद पढ़ाई जितना आवश्यक है उतना ही खेलकूद भी होता है। खेलकूद से शरीर स्वस्थ होता है और बुद्धि प्रखर होती है। यही कारण है कि केंद्र सरकार स्कूलों में इंटर स्कूल खेलकूद प्रतियोगिता के माध्यम से क्या करती है, बच्चों में खेलकूद को और बढ़ावा देती है, ताकि जो बच्चे खेलकूद में अग्रणी हैं उन्हें राज्य, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाने का मौका मिले। अतः किसी स्कूल के विकास के लिए ये सारे संकेतक जो हमने देखे वह अति आवश्यक है। ओके, आप इतना लिख लीजिएगा। मैं इसको धीरे धीरे बोला हूँ, आप एक बार फिर से जो है सुन लीजिएगा या पॉज कर लीजिएगा, फिर आप इसको लिखिएगा। ठीक है, ये पांचों पॉइंट जो इसमें लिख दिया है, जो मैं आपको लिखवाया हूँ, वो मैं अपनी मर्जी से अपने शब्दों में लिखवाया हूँ। तो अगर आपको ये अच्छा लगा, पसंद आया, तो लाइक और शेयर करना ना भूलना।